Welcome to all of you on my YouTube channel Backbencher Classes. As you can see, लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर लिया था लेक्चर 2, उसमें जो था हम लोगों ने जहाँ पे फिनिश किया था, मैंने थोड़ा ब्रेक लिया था। फिर उसके बाद मैंने जो इसके बाद का जो लेक्चर है ये उसके बाद का ही लेक्चर होने वाला है। तो चलिए जहाँ से मैंने फिनिश किया था उसके बाद से ही मैं स्टार्ट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ ये जो अंडरलाइन अभी मैं करके आपको बता रहा हूँ, मैंने यहाँ से फिनिश किया था जो भी 2019 में 2019 में ये देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं को कितने परसेंट रिजर्वेशन दिया था। 50% रिजर्वेशन प्रस्ताव दिया था, प्रपोजल दिया था। ठीक है, अब इसके बाद से यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं सेशन को। ग्राम सभा सचिव निर्वाचित व्यक्ति नहीं है, लेकिन सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। जो ग्राम सभा सचिव है, एज वी नो दैट कि ग्राम सभा सचिव के तो जैसे कि हम लोग अगर सचिव बनते हैं, जिनका भी वीपीओ का एग्ज़ाम है, तो हम लोग क्या बनेंगे, ग्राम पंचायत के सचिव बनेंगे। तो हम लोगों को कोई इलेक्ट तो कर नहीं रहा है, हम लोग तो अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करके जाएंगे ना। तो ये निर्वाचित नहीं होता है, वही इसमें दे रखा है कि ग्राम सभा सचिव जो है वो निर्वाचित व्यक्ति नहीं होता, लेकिन सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑब्वियसली हाँ, ये तो है ही, सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह ग्राम सभा और पंचायत की बैठक बुलाता है। जैसा कि अगर आप सभी ने पंचायत वेब सीरीज देखी होगी तो उसमें क्या कहते हैं, जो प्रधान जी होते हैं, सचिव जी मीटिंग बुलाइए, तो फिर क्या करता है वो, एक बार उनके साइड ऐसे देखता है, ओके बुलाता हूँ, इस तरह से फिर वो मीटिंग को ऑर्गेनाइज करता है। यानी बुलाने का राइट किसके पास होता है, तो वो अपने जो हम लोग बनने वाले हैं पंचायत सचिव, उसी के पास होता है। लेकिन उसकी जो अध्यक्षता होता है वो प्रधान जी ही करते हैं। अगर आप सभी के पास थोड़ा बहुत टाइम हो तो वेब सीरीज पंचायत जो है उसको देख लीजिएगा। आई होप के मैक्सिमम लोगों ने तो देखी ही होगी और काफ़ी अच्छी वेब सीरीज है। तो फिर इसके बाद अच्छा ऐसा है कि अगर जब आप वेब सीरीज वो देख लेंगे ना, तो आपके क्वेश्चन पंचायत से रिलेटेड जो इलेक्शन है या फिर उसकी मीटिंग कौन बुलाता है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके आसानी से हो जाएंगे। क्योंकि क्लियरली जब हम लोग विजुअल कोई चीज़ देख लेते हैं ना, तो वो लॉन्ग टाइम मेमोरी में सेव हो जाती है। फिर इसके बाद चलते हैं अपने जो टॉपिक है, उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। पंचायती राज PRI मैंने यहाँ पे बता रखा है ऑलरेडी आपको। जो भी शॉर्ट फॉर्म में अगर मुझे भाई जहाँ पे भी लगेगा तो कि थोड़ा भी किसी पर्सन को डाउट हो रहा है तो मैं उसको डिटेल में बता दूंगा। इसको मैंने बोला है पंचायती, PRI जो लिखा है इसको मैंने बोला है पंचायती राज इंस्टीट्यूट। ओके, तो यहाँ पे किसी बात को लेके आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। पंचायती राज इंस्टीट्यूट, ठीक है, पंचायती राज संस्थान को मैंने PRI से लिखा है। ठीक है, तो फिर चलिए स्लाइड को ओवर करते हैं। ये रहा, पंचायती राज आंतरिक संसाधन सृजन करने, कराधान और गैर कराधान जैसे प्रावधान शामिल हैं। पंचायती राज में कौन कौन से प्रावधान शामिल हैं, जैसे आंतरिक रिसोर्सेज का सृजन करना, जिसमें कराधान और गैर कराधान मतलब टैक्स से मिलने वाली जो राशि होती है, और जो कोई ऐसी राशि जो कि टैक्स के जो कि सैलरी की फॉर्म में मिलती है, दोनों जो हैं वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर राज्य सरकार को ट्रांसफ़र किए जाते हैं। राज्य सरकार से ट्रांसफ़र हस्तांतरण किया जाता है। ठीक है, और उनसे मिलने वाला जो भी ट्रस्ट है वो सब इसी सेक्टर में आता है। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार से अनुदान। केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार से अनुदान ग्राम पंचायत सचिव ग्राम स्तर पर रिकॉर्ड बनाता है। और पंचायत की अध्यक्षता जैसा कि अभी मैंने बताया ही है, ग्राम पंचायत की अध्यक्षता गांव के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। जो कौन होता है, ग्राम का प्रधान होता है, जिसे हम लोग सरपंच भी बोलते हैं। ठीक है, जो अभी मैंने बता ही रखा था आपको, इससे पहले ही बता दिया था। तो इस तरह से क्या है, एक बार मैं इसको फिर से ये वाला सेक्शन पूरा ये वाला सेक्शन एक बारी फिर से डिफाइन कर देता हूँ। जैसे
लिखा है केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार के अनुदान। केंद्र सरकार किसको अनुदान देती है? केंद्र सरकार जो है अगर ट्रस्ट देगी तो वो किसकी सिफारिश पे देगी? जो वित्त आयोग सिफारिश करेगा उसके बेस पे केंद्र सरकार क्या कर देगी? उसको पंचायत को ट्रस्ट दे देगी। तो ग्राम पंचायत स्तर पर रिकॉर्ड कौन बनाता है? तो वो बनाएगा आपका सचिव। यही लिखा है ग्राम पंचायत स्तर पर सचिव ग्राम और स्तर के रिकॉर्ड बनाता है। पंचायत की अध्यक्षता गांव के अध्यक्ष द्वारा की जाती है, जिसको हम लोग कभी कभी सरपंच बोलते हैं, कभी कभी क्या बोल देते हैं, प्रधान बोलते हैं। ठीक है, पंच या सरपंच भी बोलते हैं उसके अध्यक्ष को। फिर लिखा है ये जो पालिका है इसको हमने किससे डिफाइन किया है? पंचायत से। ठीक है, ये पा की ये मैंने पंचायत को डिनोट किया है वहाँ पे। ठीक है, चलिए ये जो पा लिखा हुआ है दिख रहा होगा आपको, वेट, ये लिखा है पंचायत सचिव की नियुक्ति कौन करती है? राज्य सरकार, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट का आप अपने आप से भी इसको रिलेट कर सकते हो। यूपी गवर्नमेंट की जो ये वैकेंसी है ना वीपीओ वाली, विलेज पंचायत अधिकारी की, तो पंचायत सचिव की नियुक्ति कौन कर रहा है? राज्य सरकार ही करेगी, क्योंकि ये तो स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है ना। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट पे, यहाँ से ये रहा। और ये सारा जो मैंने लेक्चर अभी रिसेंटली सेकंड वाला अपलोड कर रखा है उसके आगे से ही है। ठीक है, आप उससे ये प्रॉब्लम क्रिएट ना हो आप सभी को कि ये कहाँ से लेक्चर डाल दिए, ये जस्ट उसके आगे से ही मैंने कनेक्ट कर दिया। आपको करना क्या है, मैं एक बारी फिर से इन्फॉर्म कर देता हूँ। पहले हमें क्या करना है, एक बारी हम ये थ्योरी को कवर कर लेते हैं ना। एक बार हम सब ये थ्योरी को कवर कर लेंगे और उसके बाद जैसे ये थ्योरी कवर हो जाएगी उसके बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, साथ में तो क्या होगा, हमारे अच्छे से इंट्यूशंस बन पाएगी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और ऐसा मैंने जो थ्योरी डिज़ाइन की है वो कुछ इस तरह से डिज़ाइन की है कि उसमें ज़्यादा आपको टाइम लगेगा नहीं। अप्रॉक्स 15 और 16 पेज की ही थ्योरी होगी। और आप अगर इतनी थ्योरी यहाँ से कर लेते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे क्या होंगे, बनने लगेंगे, देखिएगा आप। तो चलिए चलिए वहीं से ही अपना सेशन को स्टार्ट कर देते हैं जहाँ से फिनिश किया था। ये रहा, कहाँ, जल विद्युत, ये तो कार्यान्वयन हो गया था, जो कि अग्निशमन के क्षेत्र में, अग्निशमन जो है वो इसके राइट में नहीं आता है। ठीक है, जैसे जल विद्युत हो गया, सामाजिक स्वच्छता, स्वास्थ्य, पेयजल और सड़कों का निर्माण करना तथा प्राथमिक और वैदिक शिक्षा जो है वो किसके अंदर में आती है? एक बारी मैं फिर से कंफर्म कर देता हूँ, ये इसका दे रखा है पंचायती राज संस्थान के ये काम है। कौन कौन से? लाइक जल विद्युत, सामाजिक स्वच्छता, स्वास्थ्य, पेयजल और सड़कों का निर्माण, प्राथमिक वयस्क शिक्षा। लेकिन अग्निशमन शामिल नहीं है। कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन में आपको मिलेगा कौन सा काम नहीं है, तो अग्निशमन वाला आपको टिक कर देना है। ठीक है, चलते हैं फिर इसके बाद यहाँ से कह रहे हैं कि जनपद पंचायत की स्थायी समितियों का टेन्योर जो है वो कितना होता है? जो जनपद पंचायत की स्थायी समितियां हैं उनका टेन्योर तो 5 ईयर ही होता है। उसके बाद कह रहा है जिला पंचायत में प्रतिनियुक्ति पर राज्य सरकार के कर्मचारियों की देखभाल के लिए राज्य सरकार के विभाग हैं। तो इसमें क्या बता रहा है कि जिला पंचायत में जो भी प्रतिनियुक्त होगा ना, तो उसमें राज्य सरकार के जितने भी एम्प्लॉयर होंगे उनकी देखभाल के लिए, अगर किसी वजह से कोई अगर जो एम्प्लॉय है वो बीमार पड़ जाता है बाई चांस, तो उसकी देखभाल के लिए कौन होगा? राज्य सरकार के विभाग बनाए जाते हैं। तो उनके थ्रू क्या होगी, उनकी हेल्प की जाएगी और जितना पॉसिबल हो सकेगा वो लोग उनको सपोर्ट करेंगे। फिर क्या कह रहा है कि बिक्री टैक्स कौन लगाती है? भाई बिक्री टैक्स लगाती है आपकी स्टेट गवर्नमेंट, जैसा कि सभी को पता ही होगा। दीनदयाल उपाध्याय, अब क्या है, दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के तहत 26 जिले कहाँ बनाए गए हैं? 26 जिले बनाए गए हैं आपके यूपी में। किस योजना के तहत बनाए गए हैं? तो दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के तहत यूपी में कितने जिले बनाए गए हैं? तो 26 जिले बने हैं। जम्मू कश्मीर में त्रिस्तरीय पंचायती राज
PRI, जैसा कि मैंने अभी आपको डिफाइन ही किया था, PRI को मैंने यहाँ पे क्या बोला, पंचायती राज संस्थान के तहत कितने बनाए गए हैं, पंचायती राज संस्थान के तहत जिला विकास परिषद निकाय होगा। कहाँ, जिला विकास परिषद का निकाय कहाँ होगा, तो आपका वो जम्मू कश्मीर में होगा। ये जम्मू कश्मीर में ये रहा, क्या होगा, त्रिस्तरीय पंचायती राज के संस्थान के तहत जिला विकास परिषद नया निकाय होगा। इसकी स्थापना भारत के कौन करेंगे, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री, बताइए। तो गृह मंत्री करते हैं स्थापना, ठीक है। फिर देखना है हमें सरपंच क्या होता है। तो ग्राम पंचायत की निधि से किए गए कार्यों के देख के लिए समितियों की स्थापना में भूमिका अदा करता है। ये सरपंच का क्या होता है, मेन फंक्शन होता है, सरपंच का काम होता है। क्या काम होता है सरपंच का, तो ये क्या करता है, ग्राम पंचायत की निधि से, निधि मतलब होता है धन, ग्राम पंचायत की निधि से किए गए कार्यों की देखरेख के लिए, जो ग्राम पंचायत के लिए जितना भी बजट आता है उससे जो काम किए गए हैं उनकी देखरेख के लिए समितियों की स्थापना करता है और उसमें अपना रोल प्ले करता है, भूमिका अदा करता है। पंचायतों से जुड़े चुनावी चुनावी मामलों, आर्टिकल 243O लिखा है यहाँ पे, मैं आर्टिकल 243 का ओ कहता है कि पंचायत चुनाव में न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा, न्यायालय का यानी कोर्ट का कोई भी इंटरफेयर नहीं होगा, हस्तक्षेप नहीं होगा, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है, उसमें थोड़ा सा छोटा लिखा हुआ है इसलिए मैंने क्या किया है, उसको जूम कर दे रहा हूँ मैं। ये देखिए क्या कह रहा है, वेट, ये रहा, बोल रहे हैं कि पंचायत से जुड़े जितने भी चुनावी मुद्दे हैं, पंचायत से जुड़े जितने भी चुनावी मुद्दे हैं, मामलों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। ये आर्टिकल बताया गया 243 के ओ में बताया गया। फिर पंचायत का चुनाव राज्य विधानसभा के चुनाव से स्वतंत्र होते हैं। पंचायत के चुनाव किससे मुक्त होते हैं, राज्य विधानसभा के चुनाव से डिफरेंट होते हैं, उनके स्वतंत्र होते हैं। राज्य विधानसभा का उन पर कोई प्रेशर नहीं होता, राज्य विधानसभा से स्वतंत्र होते हैं। फिर उसके बाद चलते हैं, और समग्र ग्राम विकास के लिए ग्राम पंचायत जिम्मेदार है। ग्राम विकास के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो ग्राम पंचायत के समग्र ग्राम विकास के लिए, मतलब जो गांव का विकास होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, तो वो आपके ग्राम पंचायत होती है, ठीक है। आ जाते हैं फिर कह रहे हैं कि बिजियानी पंचायत बिहार में पहली बार पूर्ण टीकाकरण प्राप्त करने वाली पंचायत बनी। कौन सी पंचायत में है, बिजियानी पंचायत, उसका नाम क्या है, बिजियानी पंचायत। और ये कहाँ पे हुई थी, तो पूर्ण टीकाकरण करने वाली, यानी पूरी तरीके से जो था इंजेक्शन के थ्रू डोज देने वाली पंचायत बनी थी। कौन सी पंचायत थी वो, बिजियानी पंचायत थी, ठीक है। फिर आते हैं, ये लिखा है जनपद पंचायतों के राजस्व के स्रोत, जो जनपद पंचायतें होती हैं उनको फाइनेंस कहाँ से मिलता है, उनको धन कहाँ से मिलता है, तो उसके स्रोत देखने हैं। तो इन्हें जो धन मिलता है वो आपको धन मिलता है, वो मिलता है भूमि कर, जल कर, मतलब भूमि पे लगाए गए कर से मिलता है, और जल पे लगाए, ये लोग वाटर टैक्स लगाते हैं, भूमि टैक्स लगाते हैं, पेशेवर कर, और जो शराब पे टैक्स लगता है वो भी सब किसके अंडर में जाता है, तो वो जाता है आपके जनपद पंचायत के अंडर में, ठीक है। पेशेवर कर हो गया, स्थानीय जिला परिषद से जो भी ट्रस्ट मिलता है, भूमि कर और जल कर तो हो ही गया। फिर इसके बाद करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। और जो वाटर, जो रिवर पे जो बोट वगैरह चलती हैं, कई टूरिज़्म उस पे आते हैं, तो टूरिज़्म से मिलने वाला जो टैक्स होता है, और नौकाओं, मतलब जो बोटिंग की जाती है उसके थ्रू जो भी टैक्स आता है, कलेक्शन होता है। और इस तरह से बहुत सारे टैक्स हैं जो कि किसके द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं, तो वो कलेक्ट करती है जनपद पंचायत, जिसे हम लोग पंचायत समिति भी बोलते हैं, ठीक है। और नीलामी, पट्टा शुल्क, ये सभी कौन लगा रहा है, ये देखिए पंचायत के ही पास होते हैं, ये वाले से जितने भी राइट होते हैं, ठीक है। फिर विधायी शक्तियाँ इनके पास नहीं होती, ये पॉइंट याद रखने वाला है, विधायी शक्तियाँ इनके पास नहीं होती हैं, विधायी शक्तियाँ
कौन सी शक्तियाँ नहीं होती हैं पंचायत के पास? तो विधायी शक्तियाँ नहीं होती हैं। फिर कह रहे हैं रवि राजावत जो हैं, रवि राजावत पंचायत में निर्वाचित होने वाली प्रथम महिला हैं। रवि राजावत, यहाँ पे शायद क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा होगा आपको, आप लोगों को। तो रवि राजावत जो हैं पंचायत चुनाव में जीतने वाली सबसे पहली महिला हैं। रवि राजावत उनका नाम है, ठीक है। आ जाते हैं इसके बाद अपना जो नेक्स्ट स्लाइड है उस पर चलते हैं। थोड़ा मैं स्क्रॉल करके जूम कर देता हूँ। अब ये उसके बाद की ही थ्योरी है। कह रहे हैं सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में, अगर जैसे बाई चांस ऐसा हो जाता है कि सरपंच भी प्रेजेंट नहीं है और उप सरपंच भी प्रेजेंट नहीं है, तो फिर इस केस में बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इस केस में जो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, इस केस में क्या होगा, जो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, जिसे ग्राम सभा सदस्यों द्वारा प्रयोजन में चुना गया हो, वो कौन करेगा? इसकी अध्यक्षता कर लेगा। जो भी ग्राम सभा का मेंबर है, कोई भी ग्राम सभा का सदस्य हो जिसे ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा प्रयोजन है तो चुना गया हो, वो इसकी अध्यक्षता कर देगा। अगर कौन पर एब्सेंट रहता है? सरपंच और उप सरपंच दोनों एब्सेंट होते हैं। फिर जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था से दिलीप सिंह भूरिया समिति जुड़ी है। क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि दिलीप सिंह भूरिया समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो जनजातीय क्षेत्रों में इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को इंट्रोड्यूस किया था। ये दिलीप सिंह भूरिया समिति से बताया गया है। तो अनुसूचित क्षेत्रों में अधिनियम 1996, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसको हम लोग पेशा एक्ट भी बोलते हैं, पेशा एक्ट। ये कब आया था? 1996 में आया था, 1996 में आया था। इसने क्या कहा था कि पंचायतों के लिए स्वायत्त परिषद की स्थापना नहीं हो सकती है। पंचायतों के लिए स्वायत्त परिषद की स्थापना नहीं होगी। ये चीज़ आपको याद रखनी है, एज इट इज़ रट लेनी है। स्वायत्त परिषद की स्थापना नहीं होगी, स्वायत्त परिषद नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए, जैसा कि क्वेश्चन थ्योरी में मैंने दे रखा है, कैसे देखेंगे। जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था से जो है दिलीप भूरिया समिति जुड़ी है। अब यहाँ से आ जाते हैं, ये पैसा एक्ट बोलते हैं, जिसको बोलते हैं अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम 1996, 1996। अब यहाँ से क्या, इसके पर्पज़ क्या है? तो आदिवासी आबादी को स्वशासन प्रदान करना, आदिवासी समुदायों के परंपरा और उनके रीति रिवाजों को, जितने भी आदिवासी हैं उनके क्या करना, उनके रीति रिवाज जो हैं उनको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, उनके रीति रिवाजों को एज इट इज़ बनाए रखना और उन्हें प्रोमोट करना। आदिवासी क्षेत्रों में भाग 9 के प्रावधानों के तहत कुछ संशोधन के साथ इन्हें विस्तारित किया गया। जो पार्ट 9 है, जो कि पंचायत से रिलेटेड तो है ही, हम लोग जानते हैं। तो आदिवासी क्षेत्रों में भाग 9 के प्रावधानों को कुछ संशोधन के साथ विस्तारित, एक्सपेंड किया गया है। बट स्वायत्त परिषद की स्थापना, देखिए आ गया, स्वायत्त परिषद की स्थापना इसमें शामिल नहीं है। ये रहा आपका, ठीक है। तो ये आपको एज इट इज़ लर्न कर लेना है। फिर यहाँ से आ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि यूपी के आजमगढ़ में सर्वाधिक पंचायतें हैं। तो यूपी के किस जिले में या किस जनपद में सर्वाधिक पंचायतें हैं? आप बता सकते हो, आजमगढ़ में सर्वाधिक पंचायतें हैं। एज इट इज़ क्वेश्चन, ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन का सल्यूशन है, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बता भी रखा है, अभी तो मैं टेक्स्ट बुक में जो मॉक टेस्ट दे रखे हैं उनका एक बेस्ट अप्रोच में एनालिसिस करवाया है मैंने, जो कि थ्योरेटिकल क्लास के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। और फिर इसके बाद जब ये थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद मैं अब क्वेश्चन से वीडियो जो है क्वेश्चन के थ्रू अपलोड करना स्टार्ट करूँगा, ताकि अब लास्ट 25 डेज़ बचे, आपका अच्छे से रिवीजन हो पाए। लेकिन वो रिवीजन अच्छे से आपका तभी हो पाएगा जब आप पूरी तरीके से थ्योरी के क्लासेस को अटेंड करेंगे। थ्योरी क्लास कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे तो आपको क्या होगा, क्वेश्चन करने में बहुत ही इंटरेस्ट आएगा और काफ़ी कम टाइम में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने ट्रिक के थ्रू भी समझाई हैं, और बड़ी इंट्रिकेटेड चीज़ें थी वो, जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट, काफ़ी सारे हमारे फ्रेंड
कभी कभी उलझ जाते हैं। वो मैंने एक बहुत ही उसका ऐसा कोई ना कोई ट्रिक बना रखी है जिसके आपको लॉन्ग टाइम मेमोरी में वो आपकी सेव हो जाएगा। तो अब इसके बाद यहाँ से हम लोग को करना है, अ, देखिए जितना मैं बताता हूँ तो आप उतना अगर कर लेते हो तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में यहीं से टकरा जाएंगे डायरेक्टली। भारत में ग्राम चलिए भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या और गैर आबादी, भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? तो वो बता रहे हैं कि कई गांव ऐसे हैं जिनमें कि गैर आबादी वाले गांव जितने ऐसे इतने हैं, उनसे ज़्यादा तो क्या है, ग्राम पंचायतों की संख्या है। कई गांव ऐसे हैं जिसमें आबादी नहीं रहती है। तो ऐसे गांवों की संख्या से कौन अधिक है? ग्राम पंचायतों की संख्या अधिक है। तो ग्राम पंचायतों की संख्या जो है गैर आबादी वाले गांव की संख्या से अधिक है। बस सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। फिर कह रहे हैं सीतापुर यूपी का एक ऐसा जिला है जिसने अपनी सीमा नेपाल से साझा नहीं करता है, मतलब उसकी बाउंड्री नेपाल से शेयर नहीं करती है। अच्छा, आप लोग सोचते होंगे ये हो क्या जाता है इनको, कभी कभी ये पंचायत से हट करके, एक मिनट, आप लोग सोचते होंगे ना कि इस जो वीडियो में कभी कभी पंचायत से हट करके यूपी जीके के क्वेश्चन आ जा रहे हैं। तो ये भैया यूपी जीके के भी आएंगे और कंप्यूटर के भी आएंगे, क्योंकि ये पूरा टेस्ट को मैंने सॉल्व करवाया है और पूरा टेस्ट है 100 क्वेश्चन का। पूरा टेस्ट कितने मार्क्स क्वेश्चन का? 100 क्वेश्चन का। तो उसमें यूपी जीके है, प्लस कंप्यूटर है, प्लस आपका ग्रामीण परिवेश और योजनाएं हैं। तो ये सारा अभी आपको देखने को मिलेगा। कंप्यूटर के शायद क्वेश्चन मैंने अभी तो यहाँ इसमें नहीं लिखे हैं, लेकिन अब जो है कंप्यूटर के भी क्वेश्चन मैं धीरे धीरे इसमें इंक्लूड करना स्टार्ट कर दूंगा। जो नेक्स्ट सेशन लूँगा उसमें कंप्यूटर भी क्वेश्चन होंगे। और फर्स्ट जो मैंने लेक्चर लिया है, फर्स्ट लेक्चर में तो कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं भी। ठीक है, तो मैंने सोचा आपके डाउट क्लियर कर दूं कि आपको कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, चलते हैं फिर। ये रहा। तो यहाँ से हम लोगों ने फिनिश कर दिया था। सीतापुर जो है वो यूपी का ज़िला है जो अपनी बाउंड्री कहाँ से किस कंट्री से शेयर नहीं करता है? नेपाल से। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यूपी में 2012 में चली। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, कभी कभी ये शॉर्ट फॉर्म में जब लिख के आएगा ना तो लोगों के होश उड़ जाते हैं। ये कैसे लिख के आएगा? प्रधानमंत्री यानी PMGRY। अब यहाँ पे PMGRY की फुल फॉर्म जब पता हो तभी तो आप इसे टिक कर पाओगे कि ये 2000 कब शुरू की गई थी। तो ये अटल जी के टाइम पे सन 2000 में इसको शुरू किया गया था। तभी ना कर पाएंगे जब इसकी फुल फॉर्म पता होगी। तो फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म दोनों आपको याद होना कंपलसरी है। तो ये क्या कह रहा है कि 2012 में शुरू की गई थी। सॉरी, इट्स माय मिस्टेक एंड आई एक्सेप्ट इट। कह रहा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यूपी में कब इंट्रोड्यूस की गई थी? तो 2012 में इंट्रोड्यूस की गई थी। फिर इसके बाद योजना है कि भारत में ये कब शुरू की गई थी? यूपी में तो ये 2012 में शुरू की गई। देखिए, प्रधानमंत्री कह रहे हैं प्रधानमंत्री जो ग्राम सड़क योजना, भारत में तो ये 2000 में शुरू की गई। कहाँ? इंडिया में। अगर यूपी की बात करेंगे तो यूपी में शुरू की गई थी 2012 में। बस इतनी सी बात आपको बतानी थी। ठीक है, नहीं तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। यहाँ 2000 भी दिखा रहा है, यहाँ 2012 भी दिखा रहा है। तो पूरे इंडिया में तो ये स्टार्ट हुई थी कब? 2000 में। ये तो स्टार्ट हुई थी इंडिया में। लेकिन बात करते हैं यूपी में तो ये 2012 में आई थी। ठीक है, तो अब ये रहा क्वेश्चन। फिर है, भारत में अटल जी के टाइम 2000 में स्टार्ट की गई थी। ये लिखा, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना 2005 में पारित किया गया था। महात्मा गांधी जिसे MG रोजगार गारंटी योजना के नाम से भी जानते हैं, 2005 में पारित किया गया था और 2006 में लागू हुआ। क्योंकि पारित होने का टाइम में और लागू होने के टाइम में अंतर होता है। पहले तो कोई चीज़ उसमें क्या की जाती है? पारित की जाती है, एंड उसके बाद ही तो लागू होगी, इन्फोर्समेंट में आएगी। तो वही है, इनेक्ट कर दिया गया उसको कब? 2006 में इनेक्ट किया गया था, बट लाया कब गया था? 2005 में। अब कह रहे हैं थारू जनजाति, देखिए यूपी जी का क्वेश्चन आ गया। थारू जनजाति नेपाल और
भारत के किस मैदान में पाई जाती है? तो तराई मैदान में पाई जाती है। क्वेश्चन पूछा गया था ऑप्शन दे करके कि थारू जनजाति भारत के किस रीजन में पाई जाती है? तराई में, भावर क्षेत्र में, या फिर ऐसे और भी कई ऑप्शन 1 2 करके दे रखे थे। तो जो भी इसमें अगर पूछता है नेक्स्ट टाइम तो आपको क्या पिक करना पड़ेगा? तराई रीजन में कौन सी जनजाति रहती है? तो थारू जनजाति रहती है। नेपाल और भारत के तराई मैदान में पाए जाते हैं ये लोग। हिंदू रिलीजन जो है वो विधवा विवाह को फॉलो करता है। हिंदू रीजन जो है वो विधवा विवाह को फॉलो करता है। आपको एज इट इज क्वेश्चन को याद कर लेना कि बदला विवाह को कौन सा स्टेट फॉलो करता है? तो हिंदू रिलीजन का यूपी जो है बदला विवाह को फॉलो करता है, और वो भी पूर्वी क्षेत्र में। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी के पूर्वी क्षेत्र में बांगर मृदा को किस नाम से जानते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी में बांगर मृदा को किस नाम से जानते हैं? तो उपहार मृदा के नाम से जानते हैं, गिफ्ट सॉइल के नाम से। पूर्वी क्षेत्र में गिफ्ट गिफ्ट सॉइल के फॉर्म में जानते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में किस मृदा को? तो बांगर मृदा को। ये रही, ठीक है। फिर इसके बाद करें, पांचाल जो है वो गंगा नदी को कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में बांट देती है। सतरंग योजना 2020 में शुरू की गई थी, कहाँ? यूपी में। और सतरंग योजना के थ्रू जो था जॉब मेगा फेयर का आयोजन किया गया था। जॉब मेगा या मेगा जॉब फेयर का आयोजन किस योजना के थ्रू किया गया था? तो सतरंग योजना के साथ शुरू किया गया था, जो कि यूपी में शुरू की गई थी 2020 में। फिर इसके बाद हमारी थ्योरी का सेक्शन क्या है, स्क्रॉल करके एक बारी दिखा देते हैं। ये रहा। इसमें था क्या, सतरंग योजना के तहत ये लोग अप्रेंटिस करने वालों को 2500 रुपीज़ दे रहे थे। और यूपी उर्दू एकेडमी कहाँ पे है आपकी? तो ये आपकी 1972 में बनी थी। यूपी में उर्दू एकेडमी कब बनी थी? 1972 में। गूंगाबाई हंगुल यूपी के किराना घराने से हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है कि गूंगाबाई हंगुल जो हैं वो आपके किस घराने से रिलेटेड हैं? तो यूपी का किराना घराने से संबंधित हैं। यूपी में सर्वाधिक औद्योगिक विकास किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिक विकास सर्वाधिक यूपी में हुआ? यूपी की बात कर रहा है, यूपी के पर्सपेक्टिव से हुआ था। 6th फाइनेंशियल 5 ईयर प्लान के थ्रू हुआ था। यूपी में सर्वाधिक औद्योगिक विकास हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन के सेक्टर में। द्रौपदी की जन्मस्थली कहाँ है? तो द्रौपदी की जन्मस्थली पांचाली, जिसको हम लोग बरेली के नाम से भी जानते हैं। पंचायत द्रौपदी की जन्मस्थली कहाँ है? तो पंचायत पांचाली, जिसे हम लोग बरेली भी बोलते हैं। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट। बरेली को अदर किन नाम से जाना जाता है? 7 शिव मंदिर के कारण बरेली को नाथ नगरी के नाम से जानते हैं। फिर कह रहे हैं यूपी में विधान परिषद विधान सरकार के एक्ट 1935 के थ्रू आया। इसका गठन हुआ कब? आया तो ये 1935 के एक्ट में के थ्रू आया था, लेकिन 1937 में क्या हुआ था? इनेबल किया गया था, इसको एनेक्ट कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। इसका गठन हुआ था 1937 में। भारत सरकार उत्तर प्रदेश में विधान परिषद भारत सरकार के एक्ट 1935 के द्वारा आया था विधान परिषद, ठीक है। भारत सरकार के एक्ट 1935 के थ्रू आया। इसका गठन कब किया गया था? तो इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1937 में। फिर कह रहे हैं यूपी विधान परिषद की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो यूपी के विधान परिषद की पहली बैठक आयोजित की गई थी 29 जुलाई 1937 को। इसकी पहली बैठक आयोजित की गई थी। कब आयोजित की गई थी? 29 जुलाई 1937 को कर दी गई थी। फिर कह रहे हैं देखिए यहाँ पे सभापति की अगर मैं बात करूँ तो कौन थे? तो सभापति की अगर बात करते हैं तो सीताराम जी क्या थे? पहले सभापति थे। किसके? पंचायती राज व्यवस्था के पहले सभापति कौन थे? तो वो थे आपके सीताराम। और उपसभापति की अगर मैं बात करता हूँ तो वो बेगम एजाज जी थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिर से ये कंप्यूटर के क्वेश्चन आ गए।
कंप्यूटर के क्वेश्चन आ गए ना, मैंने बोला भी था आप कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे। अब कह रहा है कि सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं, सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं वो कौन सा है, IBM 7030। IBM 7030 जो है वो क्या है, सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर हैं। फर्स्ट जनरेशन में तो आपको नीचे वाले दिख ही रहे होंगे, कौन कौन से, ENIAC और यूनिवैक। फिर क्या है, थर्ड जनरेशन में PDP-8। PDP-8 जो है वो मिनी व्यावसायिक कंप्यूटर है, मिनी व्यावसायिक कंप्यूटर है। ओके, तो इतना हो जाने के बाद चलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पे।